हमें तो लगता है कि एक बार जो यहाँ के सब लोग हैं उनकी थीसिस एक बार चेक करवा दी जाए, तब समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंज्यूमर बिहेवियर, उसका ओवरव्यू, टाइप्स ऑफ बायर्स, कस्टमर, कंज्यूमर, इंस्टीट्यूशनल बायर, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। नाउ अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस योर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं? तो हमारे सोसाइटी और हमारे खुद के जो इंटरपर्सनल फैक्टर्स हैं वो सब के सब, मतलब कि ऐसा अगर जो आपका एनवायरनमेंट है, ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो आपके मेंटल को इन्फ्लुएंस ना करता हो, जो मेंटली कंडीशन है उसको इन्फ्लुएंस ना करता हो। इवन जो वेदर होता है वो भी आपको इन्फ्लुएंस करता है, जो कि आपका किसमें जियोग्राफिकल फैक्टर में आता है। ठीक? तो अगर हम देखें तो हमारे कुछ इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, और कुछ हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। ठीक? तो उनमें से देखिए कौन से इंटरनल फैक्टर्स हैं और कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। यहाँ पर हमने एक डायग्राम शो किया हुआ है, लेकिन डायग्राम में हमने केवल फैक्टर्स के साथ साथ इसमें हमने जो कंज्यूमर्स की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो भी हमने लिया हुआ है, वो भी हमने इसमें लिया हुआ है। ठीक? तो देखिए सबसे पहले हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, और फिर इसके बाद इंटरनल फैक्टर्स देखेंगे, और फिर एक एक फैक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कैसे आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसमें से आगे जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर है, आगे दिए हुए कंज्यूमर परसेप्शन, एटीट्यूड्स, चेंजेस इन एटीट्यूड्स एंड कंज्यूमर मोटिवेशन। ये आपके जो इंटरनल फैक्टर्स हैं इनके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना है। ठीक? और आप इसके बाद जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसका जो है हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, क्योंकि वो आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, तो हम उसको एक ब्रीफ उसकी स्टडी करेंगे। ठीक? तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल फैक्टर्स देख लेते हैं।
एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपका आता है कल्चर। कल्चर, आपका कल्चर कहाँ का है? सब कल्चर, सब कल्चर। इसके बाद आपका डेमोग्राफिक फैक्टर। नेक्स्ट है आपका सोशल स्टेटस। नेक्स्ट है आपका रेफरेंस ग्रुप। नेक्स्ट है आपका फैमिली। और इसके बाद है आपका मार्केटिंग एक्टिविटीज। ये ऐसी सारी चीजें हैं जो आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब इंटरनल फैक्टर, ये मतलब कि ऐसी चीजें हैं जिससे आप बिलोंग करते हैं और वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं परचेजिंग के लिए। इसके अलावा आपके जो जियोग्राफिकल फैक्टर हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हैं, ठीक, सोशियोलॉजिकल फैक्टर हैं, वो सारे के सारे भी आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक, तो इसका हम एक और भी देखेंगे और इसके बाद आगे आते हैं जो इंटरनल इन्फ्लुएंस है, इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इंटरनल इन्फ्लुएंस में सबसे पहला आपका है आपका परसेप्शन। ठीक, व्हाट इज द कंज्यूमर परसेप्शन, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद है लर्निंग मेमोरी। हम यहाँ पर जो लर्निंग मेमोरी है हम इसको एज ए एक्सपीरियंस के तौर पर देखेंगे। उसी में लर्निंग क्या होती है, मेमोरी क्या होता है, एक्सपीरियंस क्या होता है। ठीक, मोटिव्स, लास्ट क्लास में हमने बाइंग मोटिव्स भी पढ़ा था कि कस्टमर क्यों खरीदता है। बाइंग मोटिव्स उसको क्या क्या हो सकते हैं, उसके कौन कौन से इशू हो सकते हैं। इसके बाद है पर्सनालिटी। इसके बारे में भी हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि पर्सनालिटी से कैसे उसका बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। इमोशंस एंड एटीट्यूड, इमोशंस और एटीट्यूड, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू जो बाइंग मोटिव से उसमें ले लिया था। और जो हमने जब कंज्यूमर बिहेवियर का इंट्रोडक्शन ले रहे थे तो ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर जो परचेजिंग करता है उसके दिमाग में ये परचेजिंग आती कहाँ से, कैसे आती है। ठीक, क्योंकि आपके उसमें है नहीं तो हम इसको थोड़ा सा अभी डिस्कस में बता देते हैं, डिस्कशन में। ठीक, तो हमने सबसे पहले बताया है, कल भी बताया था कि प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन का मतलब यहाँ कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कोई इश्यू हो। यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम रिकॉग्निशन का मतलब आपके रिक्वायरमेंट्स हैं। आप देख रहे हैं यहाँ एक जो सर्किल बना है उसके मिडिल में एक बॉक्स बना हुआ है, हेयर द वर्ड इज रिटन दैट आर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड लाइफ स्टाइल। सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड लाइफ स्टाइल। और फिर उसके बाद देखिए लिखा है नीड्स एंड डिजायर्स। नीड्स एंड डिजायर्स, तो ये हमने जो नीड्स डिजायर वांट्स डिमांड ये हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो नीड्स क्या है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट, मीन्स आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट उसकी किस तरह की है वो अलग अलग सिचुएशंस और कंडीशन पर डिपेंड करती है। तो जब अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट होती है तब आपका वो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन के तौर पर कहलाएगा। जैसे अगर इफ यू आर हंग्री देन यू हैव टू रिक्वायर फूड। अगर आपको भूख लगी है तो आपको किसकी ज़रूरत है, खाने की। देन यू विल गो फॉर परचेज टू फूड, तो फिर आप क्या खाना खरीदने के लिए जाएंगे। सिमिलरली इफ़ यू आर फीलिंग कोल्ड, अब अगर आपको सर्दी लग रही है, आपको सर्दी लग रही है, देन व्हाट यू हैव टू रिक्वायर, देन यू हैव टू रिक्वायर वार्म क्लॉथ्स और वूलन क्लॉथ्स। जैसे सर्दी आती है तो आपको सर्दी लगती है तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि या तो गर्म कपड़े मिल जाएं, उन्हीं कपड़े आपको जो मिल जाएं, तो तब ये आपकी क्या है रिक्वायरमेंट। तो वो क्या कहलाती है, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप व्हेन यू मेक डिसीजन टू टेक समथिंग। ये आपका वो स्टेप है जहां पर आप कुछ लेने के बारे में डिसाइड करते हैं। ये वो स्टेप है जहां पर आप कुछ लेना चाहते हैं। तो दैट इज योर प्रॉब्लम रिकॉग्निशन कि आपको लेना क्या है, आपको लेना क्या है। वो कैसे पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। जो आपकी जैसे रिक्वायरमेंट और ज़रूरत है उसके हिसाब से आपकी परचेजिंग होगी। ठीक, हमने इसका एक हिस्ट्री पढ़ी, देखें अगर, तो जब बहुत एंशियंट टाइम में क्या था कि अ, अगर हमें कोई सामान लेना होता था, अगर हमें कोई गुड्स लेना होता था तो उस समय जब हम बात कर रहे हैं जब हमारे पास मनी नहीं चलती थी, मनी
नहीं चलती थी। तो उसमें क्या होता है, ट्रांजैक्शन के लिए हमें जो हमारे पास है एक्सेस में वो हम उसको दे देते थे, और जो उसके पास एक्सेस में है वो हम उसे ले लेते थे। ठीक। तो वहां से क्या है कि एक कॉन्सेप्ट चला था कि ऐसे में कोई कौन सी चीज ज्यादा कौन सी क्या कम ले रही है, उसकी वैल्यू का कैसे पता चलेगा। उसके बाद फिर वो प्राइस वाला एक कॉन्सेप्ट आया था, मनी वाला कॉन्सेप्ट, कि हम एक ऐसी चीज डिसाइड करें जिससे ये पता लगे कि अगर हम कोई भी वस्तु लेना है, कोई भी गुड्स या प्रोडक्ट हमें लेना है, तो हम उस पर्टिकुलर एक आइटम के बदले में उसकी ले लें क्वांटिटी। अब उसमें उस जो हमने डिसाइड किया है चीज को, उसके बदले में हमें कितना गुड से प्रोडक्ट मिलना है वो डिसाइड करना है, तो वो मनी कहलाई। अब जैसे आप एक कॉइन देंगे तो आपको इतना अमाउंट मिलेगा, दो कॉइन देंगे तो आपको इतना, तो वहां से वो मनी का कॉन्सेप्ट आया। ठीक। अब यहाँ पर उसी समय से ये क्या है, अगर हम देखें तो प्रॉब्लम हमारे पास रिक्वायरमेंट की शुरू से चली आ रही है। प्रॉब्लम हमारी रिक्वायरमेंट शुरू से ही कुछ ना कुछ चली आ रही है, तो जिसको हमें फुलफिल करना होता है, जिसको हमें फुलफिल करना होता है, तो दैट इज आर नीड और रिक्वायरमेंट। वो हमारी क्या है, जरूरत या रिक्वायरमेंट है। इसी के बाद हमें वांट्स, जो हमारी डिजायर्स होती हैं वो हमारी वांट्स कहलाती हैं, और उसके बाद जो हमारे पास विलिंगनेस टू पे होती है, तो हमारे पास बाइंग पावर होती है कि हमें उसको किसी खरीद सकने के लिए, मतलब अगर विलिंगनेस टू पे है तो दैट इज योर डिमांड। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, प्रॉब्लम का मतलब अगर यहाँ पर आपसे प्रॉब्लम रिकॉग्निशन पूछा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई इशू है। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन का मतलब कि व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट एंड व्हाट यू हैव टू परचेज। ठीक। तो जैसे आपको एग्जांपल एक और देखते हैं, अगर आपको इस समय ऑनलाइन पढ़ाई की जरूरत है तो देन यू हैव टू रिक्वायर आइदर एंड्रॉयड मोबाइल फोन, आईफोन और लैपटॉप। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए या आईफ़ोन होना चाहिए। तो ये आपकी एक रिक्वायरमेंट है। ठीक। अब जब ये आपकी रिक्वायरमेंट आ गई है, देन व्हाट यू हैव टू डू, अब उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन सर्च करनी पड़ेगी। आप उसके लिए इंफॉर्मेशन सर्च करनी पड़ेगी। जैसे जब आपको भूख लगती है तो आपको क्या है कि मुझे खाना कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मैं खा पाऊंगा, मुझे खाने के लिए क्या खाना चाहिए। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन है। जैसे आपको ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लैपटॉप, मोबाइल या आईफोन जो भी ज़रूरत पड़ती है, तो जब अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट पता चल गई कि मुझे ये डिवाइस चाहिए, तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे क्या, कि उसमें उसकी इंफॉर्मेशन क्या है। एंड्रॉयड मोबाइल सही रहेगा, लैपटॉप सही रहेगा, आईफोन सही रहेगा, उसमें मैं ऑनलाइन पढ़ाई कैसे कर पाऊँगा, उसमें कितने तरह के होते हैं, उसमें आपको स्क्रीन कितनी होनी चाहिए, आपका कैमरा कैसा होना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सब इकट्ठा करेंगे। ठीक। ठीक। आपको उसमें कौन से फीचर चाहिए, रैम कितनी होनी चाहिए, उसका मेगापिक्सल कितना होना चाहिए, उसकी बैटरी कितनी होनी चाहिए। आप जो भी प्रोडक्ट लेना है, मान लीजिए अगर आपको एक मोबाइल लेना है तो आप क्या देखते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, कौन सी कंपनी का सही है, उसके बाद उसकी बैटरी कितनी है, उसकी रैम कितनी है, उसकी रोम कितनी है, उसका प्रोसेसर कितना है। ये सब क्या है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यू सर्च, यू सर्च ऑल दीज इन्फॉर्मेशन टू मेक योर डिसीजन। आप जो है जब लेने जाते हैं ना मोबाइल, तो आप ये देखिए, मैंने बताया था कि आप जो हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें आपको प्रैक्टिकल थिंकिंग करनी है। अगर आपने कभी मोबाइल वगैरह परचेज किया हो तो आप यही देखेंगे कि आपने किस पर्पज के लिए मोबाइल लिया है। सबसे पहली बात, परचेज या रिक्वायरमेंट, पर्पज आपका क्या है। तो प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई, आपने पहला स्टेप फॉलो किया, उसके बाद आपने उसके लिए इंफॉर्मेशन सर्च की होगी कि जो आपको मोबाइल लेना है उसमें रैम कितनी होनी चाहिए, रोम कितनी चाहिए, कैमरा कितना अच्छा होना चाहिए, आपने ये भी पूछा होगा। फिर जब आपके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है, देन यू हैव अल्टरनेट इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन। यू हैव अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन मीन्स कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन होती है तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कई ऑप्शंस आ जाएंगे, आपके पास कई ऑप्शंस आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जैसे आपकी जो पर्पस था उसको फुलफिल करने के लिए अब पता चला आपके पास वीवो का भी एक ऑप्शन है, ओप्पो का एक ऑप्शन है, ऑनर का एक ऑप्शन है, नोकिया का एक ऑप्शन है, आईफोन का एक ऑप्शन है। ऐसे आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सो व्हाट आर दीज, दीज आर ऑल्टरनेटिव्स।
these or alternatives among which you have to select any one of them. ये वो सारे ऑल्टरनेटिव हैं जिनमें से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है, इनमें से किसी आपको एक को सेलेक्ट करना है. तो when you will get you will complete your information search, then you will have some alternative and you have to choose one of them. ठीक, आपकी इन्फॉर्मेशन जब आप लैपटॉप लेने जाते हैं ना तो क्या डिसाइड करते हैं कि आपके पास दुकानदार बताएगा ये डेल का ये इसका ये फीचर है, आपके पास लेनोवो का ये फीचर है, एचपी का ये फीचर है, या मोबाइल लेने जाएंगे तो आपको इस तरह से ये सारे वो ऑप्शन बता देगा, ओप्पो का, वीवो का, आपका ऑनर का, सैमसंग का, नोकिया का, वो आपके पास ये अल्टरनेटिव है. कैसे? जो आपने इंफॉर्मेशन दी है, जो आपने इन्फॉर्मेशन आपने बताया कि मुझे 4 GB की रैम चाहिए, मुझे 6 GB की रोम चाहिए, मुझे 2.8 GHz का प्रोसेसर चाहिए, मुझे 24 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए, 6000 mAh की बैटरी चाहिए, तो उसके वो हर ब्रांड के आपके पास रख देगा कि इसमें ये फीचर है, इसमें ये फीचर है, इसमें ये फीचर है, इसमें ये फीचर है, इसमें ये फीचर है. ठीक, आपके पास अब 4, 5, 6 ऑप्शन जो भी आते हैं तो वो आपके ऑल्टरनेटिव हैं. दीज आर योर ऑल्टरनेटिव. नाउ यू हैव टू सिलेक्ट एनी ऑफ देम. अब उनमें से आपको सेलेक्ट करना है. सो फिर आप क्या देखेंगे? अपना बजट. आप अपना बजट देखेंगे और आपके पास जो रिक्वायरमेंट है उसको मैच करेंगे. तो अगर उनमें से कोई भी आपको मैच कर रहा है देन यू विल सेलेक्ट दैट वन. आप जो है उस पर्टिकुलर वन को आप सेलेक्ट कर लेंगे. तो दिस इज योर थर्ड स्टेज. आफ्टर दैट आउटलेट सिलेक्शन एंड परचेज. जैसे ही आपने उसमें से एक को सेलेक्ट करेंगे आप उसको परचेज कर लेंगे. तो ये आपके 4 स्टेप हो गए डिसीजन मेकिंग के. लेकिन जो कंज्यूमर बिहेवियर है, कंज्यूमर बिहेवियर एक रेगुलर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक रेगुलर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है विच नेवर एंड, जो कभी खत्म नहीं होती. इसके बाद क्या है? जब आप वो प्रोडक्ट ले लेते हैं अब उससे क्या पूछते हैं? इसकी गारंटी कितनी है, इसकी वारंटी कितनी है, खराब हो जाएगा तो कितने दिन में इसका वो हो जाएगा, सब इस तरह से पूछते हैं. दैट इज योर पोस्ट परचेज प्रोसेस. ये आपकी क्या है? पोस्ट परचेज प्रोसेस. जो आपकी कंपनी किसके लिए देती है? वो इसलिए प्रोवाइड करती है कि उस प्रोडक्ट को आप बार बार हमारे पास आते रहें. तो इसलिए वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ठीक है ना? तो जो सर्विसेज, गारंटी, वारंटी, ये कंपनी का प्रोसेस है, इसलिए ताकि आप उससे रेगुलर कनेक्ट रहें. तो ये कहलाता है आपका पोस्ट परचेज. इससे कंपनी आपके बिहेवियर को एनालाइज करती रहती है. ठीक, तो जब अगर आप कभी कोई डिसीजन बनाते हैं परचेजिंग के लिए तो आप देखेंगे कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं. आप खुद कभी प्रैक्टिकल करके देखिए. अगर कोई भी, अब हम ऐसा तो नहीं है कि कोई 1 या 2 रुपए की चीज़ खरीदने जाएं तो आप उसमें ऐसा करते हो सकता है उसमें भी कुछ होते हों. लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी, आपको 500, 1000 का अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो इसमें से काफ़ी स्टेप्स ऐसे होंगे जो आप लगभग ये सारे स्टेप्स आप मोस्टली आप फॉलो करेंगे. ठीक, तो क्या होगा? इससे आपका एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और ये एक यूनिवर्सल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है. ये एक यूनिवर्सल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है. ठीक, तो ये कहलाता है आपका कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसके 5 स्टेप हैं. यहाँ पर 5 स्टेप हैं. फर्स्ट वन इज योर प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, सेकंड वन इज इंफॉर्मेशन सर्च, द थर्ड वन इज अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन, द फोर्थ वन इज purchase decision या outlet selection and purchase, and the last one is post purchase behavior. So post purchase behavior याद रखिएगा. अभी अगर आपके आगे मॉडल आते हैं तो उनमें भी कई जगह इसका इन्वॉल्वमेंट होगा, तो आप इस चीज को थोड़ा याद रखिए. ठीक, अब हम बात करते हैं आपके जो फैक्टर्स हैं वो कैसे आपके इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं. देखिए, ये तो हो गई आपकी प्रोसेस. अब जो देखिए इसमें एक एरो बना हुआ है, एक तो सर्किल बना है, सर्किल में एरो है, जिसका मतलब ये है कि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. ठीक, और जो ये इंटरनल फैक्टर्स हैं उसमें दो साइड बना है, मतलब कि ये इससे रिलेटेड है और ये इससे, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है. और ये सब किससे, दोनों ये किससे रिलेटेड है? सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड लाइफ स्टाइल. मतलब
कि ये खुद का आपका सेल्फ इंसेप्ट और लाइफ स्किल, जिससे आपकी क्या जनरेट होती है, नीड्स एंड डिजायर या वांट्स, और उसके बाद ये प्रोसेस चालू होता है। तो अब इस प्रोसेस को देखिए, ये सब इंटरकनेक्टेड है, तो इट मीन्स योर दिस प्रोसेस विल बी अफेक्टेड बाय ऑल दीज फैक्टर्स। जब ये आपके इंटरकनेक्टेड हैं तो ये आपकी प्रोसेस इनमें से सबसे इन्फ्लुएंस होती है, सबसे इन्फ्लुएंस होती है। अब जरा हम बात करते हैं आपके सिलेबस में, तो जो आपका सबसे सिलेबस का पहला टॉपिक है, कौन सा फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है, तो वो है आपका परसेप्शन। उसमें आपके सिलेबस में केवल इंटरनल इन्फ्लुएंसेस दिए हुए हैं, तो दीज फैक्टर्स आल्सो कॉल्ड इंटरपर्सनल फैक्टर्स, ये आपके आल्सो इंटरपर्सनल फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक, इसके अलावा तो ये हम आपका बाद में देखेंगे, पहले हम थोड़ा देखते हैं कल्चर और सब कल्चर के बारे में। जो कल्चर और सब कल्चर है वो कैसे आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर कल्चर की बात करें तो देखिए, हर कंट्री का कल्चर अलग होता है। आप देखेंगे, इवन कंट्री की तो बात हो गई बाद में, जो आपके स्टेट्स होते हैं, कहीं कहीं जैसे क्या है, हमारी कंट्री में कई रिलीजन, कई कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो हमारे यहाँ कल्चर, हमारी कंट्री में ही कई तरह के कल्चर हैं, तो वो सब इन्फ्लुएंस करते हैं आपके बाइंग बिहेवियर, तो आपके बाइंग बिहेवियर को। अब देखिए, मान लीजिए हम हंगर की बात करते हैं, खाने की या और कोई भी क्लॉथ ड्रेसिंग की, तो अगर हम थोड़ा साउथ में चले जाएं, अगर हम थोड़ा साउथ में चले जाएं तो वहाँ पर देखते हैं कि जो ड्रेसिंग सेंस है, वहाँ का जो ड्रेसिंग सेंस है या ड्रेसिंग है वहाँ का अलग है। जो यहीं पर अगर वेस्ट में चले जाएं तो वहाँ का ड्रेसिंग अलग है। ठीक, नॉर्थ में चले जाएंगे तो वहाँ का कई जगह का अलग है। तो ये क्या है, वहाँ का जो कल्चर है वो उसके अकॉर्डिंग ही उनकी परचेजिंग होती है। अब अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे और वहाँ पर फूड के लिए अगर कहते हैं कि आपको खाना है, तो पहली बात वहाँ का लैंग्वेज आपको प्रॉब्लम। तो मान लीजिए आपने किसी तरह से उनको इंग्लिश में या किसी भाषा में जिसमें वो समझते हैं आपने समझाया, तो आप देखेंगे कि वहाँ का जो मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट, होटल या जितनी भी फूडिंग फैसिलिटी होगी, जो वहाँ के फूड आइटम से उसके अकॉर्डिंग होगी। अब जैसे हमारे यहाँ क्या चलता है, हमारे यहाँ सिंपल चपाती, पल्स, राइसेस इस तरह से चलता है, वेजिटेबल्स। वहां पर जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द आइटम्स आइदर मेड फ्रॉम द कोकोनट और राइस, चावल या आपके नारियल से बने होंगे। क्यों? क्योंकि वो वहाँ के कल्चर और वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से है वो। तो वहाँ का पर्सन वही खाता है। अब यहाँ वहाँ का पर्सन जब यहाँ आता है तो उसको ये चीजें अच्छी नहीं लगती, और जब यहाँ का पर्सन वहां जाता है तो वहाँ उसको अच्छा नहीं लगता। अब मान लीजिए आप वहां पर जाएंगे और आप वहां पर चपाती या फल या इस तरह की जो रिक्वायरमेंट रखते हैं, तो वो ऑलरेडी समझ जाते हैं कि आप इस स्टेट के नहीं हैं, आप इस स्टेट के नहीं हैं। ठीक है ना? ये क्यों? क्योंकि वो कल्चरल डिफरेंस है। अब यही अब ड्रेसिंग सेंस की बात करें तो जैसे हमारे यहाँ कुछ फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, तो उसमें फेस्टिवल्स में क्या होते हैं, हमारे यहाँ क्या होता है फेस्टिवल में कि जैसे होली है, दीपावली है या कुछ इस तरह के त्यौहार हो गए, तो हमारे यहाँ का ड्रेसिंग और वहाँ का ड्रेसिंग में बहुत डिफरेंस है, काफी कुछ डिफरेंस है। वहाँ पर जैसे कुर्ता, धोती या शर्ट या इस तरह से पहनते हैं, हमारे यहाँ पैंट शर्ट इस तरह से पहनते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। ये क्या है? कल्चरल डिफरेंस है। अब अगर उनके यहाँ कोई त्यौहार आएगा तो वो खरीदने कुछ अलग जाएंगे, और जब हमारे यहाँ का त्यौहार आएगा तो हम कुछ और शॉपिंग करेंगे। ठीक, तो ये क्या है? ये है आपका कल्चरल डिफरेंस, इसकी वजह से उसकी परचेजिंग में डिफरेंस होगा। अब यही चीज अगर कोई मार्केटर है, अगर कोई मार्केटर है तो वो क्या वहां जा करके, हाँ जैसे वहां का कोई फेस्टिवल या कोई आया, तो जब वहां पर अपने प्रोडक्ट की सेल करेगा तो वो नॉर्थ इंडिया के प्रोडक्ट की सेल नहीं करेगा, वो नॉर्थ इंडिया के प्रोडक्ट की सेल नहीं करेगा। वो किस तरह की सेल करेगा? जो वहां के लोगों को जो प्रोडक्ट पसंद आए, वहां पे कल्चर में एग्जिस्ट होता हो। तो ये क्या है? ये कल्चरल फैक्टर है जो आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक, अब इसकी बात करते हैं, ये तो हमारे कंट्री की बात हो गई। अब जरा थोड़ा अदर कंट्रीज की बात करेंगे। हमारे यहाँ का कल्चर और इसके बाद जो वेस्टर्न कल्चर है वो अलग है। अब देखिए, अगर बात करें जापान की, तो जापान में जो टाइम का डेफिनेशन है, वहाँ पर अगर आपका ट्रेन 1 मिनट भी लेट होता है तो उसको बताते हैं कि आपका ट्रेन 1 मिनट लेट है। लेकिन
हमारे यहाँ 1 मिनट 2 मिनट की तो बात कोई होती ही नहीं है, इधर घंटों में लेट होता है। ठीक, तो हमारे यहाँ सुरक्षित पहुँच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो ये क्या है, ये आपके कल्चर की बात है कि वहाँ टाइम को इम्पोर्टेंस कितना देते हैं, वहाँ पर टाइम को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। अब अगर उनको शॉपिंग करना है, तो अगर वो बताते हैं कि हमें इतने बजे ऑफिस के बाद हमें इतने बजे छुट्टी हो जाएगी, तो वो उतने बजे चले जाएंगे। लेकिन अब हमारे यहाँ पता चला कि ऑफिस में 5 बजे की छुट्टी का हमने टाइम दे दिया, और बॉस ने कहा कि हमारे यहाँ अभी छुट्टी नहीं मिलेगी, अभी ये एक्स्ट्रा काम पड़ा है, ये फाइल निपटा करके जाओ। तो फिर आपको क्या है, वो काम आपको निपटाना पड़ेगा। तो ये क्या है, कल्चरल डिफरेंस है। अब आपकी जो शॉपिंग करनी थी वो तो एक किनारे हो गई। ठीक, तो ये कल्चरल डिफरेंस है। ऐसे ही अब अगर वेस्टर्न कंट्री कंट्री की बात करें, तो देखिए, जब वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे, तो जैसे अमेरिका वगैरह में आपका क्या होता है, वहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है, या यूके, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, यहाँ पर आपका कोई भी अगर फेस्टिवल आता है, तो वहाँ का शॉपिंग सिस्टम अलग है, और जो हमारे यहाँ का है वो सिस्टम अलग है। अब चूंकि वहाँ के कल्चर में जैसे होली, दिवाली, ये सब नहीं मनाया जाता। अब बहुत से लोग कह सकते हैं सर वहाँ पंजाबी लोग रहते हैं, सिख लोग रहते हैं, इंडियंस लोग रहते हैं, वो बनाते हैं। तो वो उनकी शॉपिंग का सिस्टम अलग होगा, किनकी शॉपिंग से, जो ऑलरेडी वहाँ पर लोग रह रहे हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पर रह रहे हैं। ठीक, तो क्या होगा, ये एक कल्चरल डिफरेंस है जो आपके कंट्री से डिफरेंट हो सकता, कंट्री वाइज डिफरेंट हो सकता है, और वही आपके जो शॉपिंग परचेस होता है उसको डिपेंड करता है। अमेरिका की कंपनी अगर इंडिया में आएगी, तो इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विसेज को वो बेचेगी। यही सिमिलरली अगर इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी में जाएगी, तो वहां के हिसाब से प्रोडक्ट वो सेल करेगी। क्यों, क्योंकि कल्चर डिफरेंस है। अब बात करते हैं सब कल्चर की। तो जो कल्चर होता है, हम उसको कई सब कल्चर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो कल्चर होता है, हम उसको कई सब कल्चर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ कई तरह के लोग रहते हैं, हम एक दूसरे से कई मायनों में डिफरेंट हैं। ठीक, अब अगर बात करें तो जैसे हमारे यहाँ कई कम्युनिटी रहती हैं। अब उन कम्युनिटी में अगर देखें, तो क्या होता है, रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज, क्लास वाइज, ये सब क्या है, ये हमारे पास कल्चर को हमने और डिवाइड कर रखा है। अब जैसे हमारे यहाँ जो कम्युनिटी वाइज है, तो उनकी परचेजिंग अलग होती है। जो कास्ट वाइज कम्युनिटी वाइज परचेजिंग है, आप देखेंगे कि उनकी परचेजिंग बिल्कुल अलग होती है। तो हर कंट्री में क्या होता है, कल्चर तो होता ही है, साथ में ही वहाँ के लोग और भी डिवाइड रहते हैं। ठीक, नेशनलिटी के तौर पर, जियोग्राफिकल लोकेशन के तौर पर, रिलीजन के तौर पर, रेस एंड कास्ट के तौर पर, जेंडर के तौर पर, एज के तौर पर, ये सब क्या है, ये सब आपके सब कल्चर पार्ट है, और इनमें से कुछ आपके डेमोग्राफिक के भी पार्ट हैं। ये आपके डेमोग्राफिक के भी पार्ट हैं। ठीक, तो ये भी आपको क्या करते हैं, आपके परचेजिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक मान लीजिए फॉर एग्जांपल, while we are all Indians and our culture is Indian with a common national language that is Hindi and common festival like Diwali। अगर हम बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम सभी इंडियन हैं, ठीक, और हमारी भारतीय जो है संस्कृति है, हमारे पास एक कॉमन लैंग्वेज है हिंदी, और मान लीजिए एक कॉमन फेस्टिवल जैसे कि दिवाली। नाउ अब थोड़ा सा अगेंस्ट इसके देखें, नॉर्थ इंडियंस आर डिफरेंट फ्रॉम साउथ इंडियंस। while north indian celebrates lodi as a harvest festival in january, the south indian celebrates pongal as their harvest festival all the same time। अब देखिए, जो अगर हम नॉर्थ इंडियंस होते हैं, वो क्या सेलिब्रेट करते हैं, लोहड़ी। कब, जनवरी में, जब आपके पास फसल का वो होता है ना, उस समय। अब सेम यही चीज साउथ में आप चले जाते हैं, तो उसी समय पर वहां पर पोंगल होता है, वहां पर पोंगल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब आपका सब कल्चर है, ये आपका सब कल्चर है। अब इसके बहुत ढेर सारे से पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे हम अब बात करते हैं डेमोग्राफिक की। डेमोग्राफिक में आपका एजुकेशन,
एज, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, ऑक्यूपेशन और आपका लोकेशन, ये सब स्टेटस, ये सब क्या है आपके डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं जो आपके परचेजिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। मान लीजिए एक कोई 16 ईयर का ओल्ड लड़का है और आ, कोई एक लड़की है, मान लीजिए सेम एज ग्रुप के, 16 ईयर लड़का 16 ईयर लड़की। अब दोनों का अगर आप परचेजिंग बिहेवियर देखें तो जेंडर वाइज दोनों का परचेजिंग बिहेवियर डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों का जेंडर अलग है। अब जेंडर अलग है तो दोनों की मेंटलिटी अलग है, दोनों की मेंटलिटी अलग होने से दोनों का शॉपिंग बिहेवियर अलग होगा। यही सिमिलरली अब हम अपने गार्जियंस की बात में करें, हमारे मदर फादर गार्जियंस जो भी हैं, जब वो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, मम्मी की शॉपिंग अलग, पापा की शॉपिंग अलग। ठीक, अब थोड़ा सा हम ऑक्यूपेशन वाइज देख लेते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है उसका जो है, जो प्राइवेट जॉब में है उसका, जो बिजनेसमैन है उसकी शॉपिंग देखिए। प्लीज इसके साथ ही आप स्टेटस वाइज देखिए। स्टेटस मतलब कि आपका किसका सोसाइटी में क्या स्टेटस, वो कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं? कई बेस पर, ये तो ऑक्यूपेशन के बेस पर या तो फिर आप इनकम के बेस पर। तो इनकम के बेस पर करेंगे तो हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, उनके भी बिहेवियर में। अब मान लीजिए जिसकी कमाई जो है, जिसकी इनकम अगर 10 लाख रुपए मंथली, जब 25 लाख 60 30 लाख मंथली है, और वहीं एक जिसकी इनकम 25,000 30,000 मंथली है, तो उन दोनों की शॉपिंग देखिए। जब जो हाई क्लास इनकम ग्रुप वाला पर्सन है, जब वो परचेजिंग करेगा तो वो किसके, बहुत हाई क्लास का, मतलब कि उसके पास आईफोन होगा। जिसकी 20-25 हज़ार है उसकी शॉपिंग कैसी होगी? उसके पास सिंपल सा एंड्रॉयड फ़ोन होगा। ठीक, तो ये क्या है? ये डेमोग्राफिक फैक्टर है। एज वाइज, जो आपके जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, हमारे पास क्या होता है, जो जब हमारी एज कम होती है मैच्योरिटी लेवल कम होता है, हमारे यहाँ मैच्योरिटी लेवल कम होता है। तो मैच्योरिटी लेवल कम होता है तो हमारी शॉपिंग भी अलग तरीके से होती है। हमारे यहाँ एक शादी वाला एक कॉन्सेप्ट है, मैरिज वाला। तो मैरिज वाले कॉन्सेप्ट में एक हमारे यहाँ एज वाइज डिफरेंस क्यों रखा जाता है गर्ल बॉय में? ताकि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जो फीमेल में मैच्योरिटी है वो जल्दी आ जाती है रादर देन मेल के कंपेरिजन में। तो क्या होता है, इसीलिए से हमारे उनके यहाँ एक हमारे यहाँ मैरिज में एक एज का थोड़ा बहुत डिफरेंस, 3 साल 4 साल 5 साल जो भी होता है, उसमें एक गैप रखा जाता है ताकि मैच्योरिटी लेवल को मैच किया जाए, मैच्योरिटी लेवल को मैच हो सके। और आप देखिएगा उसके बावजूद भी जो परचेजिंग होती है दोनों की डिफरेंट होती है। मेल की परचेजिंग अलग और फीमेल की परचेजिंग आपकी अलग होगी। रिलीजन, रिलीजन आप ये पर्टिकुलर हम यहाँ पर कम्युनिटीज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। कम्युनिटी, अब जैसे उनके यहाँ ईद का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, हमारे यहाँ दिवाली का, तो ईद की शॉपिंग अलग होती है, दिवाली की शॉपिंग अलग होती है। ठीक, तो ये सब क्या है, हमारे पास भी कुछ डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं जो हमारे बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बाद सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस आपका वही है जो कि हमने अभी बताया, इनकम के हिसाब से या ऑक्यूपेशन के हिसाब से। अगर किसी की इनकम ज़्यादा है तो उसकी बाइंग बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस होती है? सीधी सी बात है, इफ यू हैव मोर इनकम, इफ योर इनकम इज मोर, if you have more income then it means you have more purchasing power। अगर आपके पास इनकम ज़्यादा है तो आपकी परचेजिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड, योर लिविंग स्टैंडर्ड विल बी डिफरेंट, आपका लिविंग स्टैंडर्ड अलग दिख रहा है। ठीक है ना? अब देखिए, चूंकि हम ये एक सोशल साइंस का पार्ट है तो इसमें एक्सेप्शनल केसेस आप हमेशा छोड़ के चलिएगा, इसमें एक्सेप्शनल केसेस आप छोड़ दीजिएगा। ठीक, बाकी आपका सारा का सारा वही रहता है। जैसे आप अगर अभी देखें तो अभी आप ही लोगों में से जो आपका स्टेटस होगा, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी और जिसकी इनकम कम होगी, आप देखिएगा दोनों के शॉपिंग बिहेवियर में डिफरेंस होगा। ठीक, ऑक्यूपेशन देख लीजिए, अभी आप स्टूडेंट हैं तब आप देखिए, अब अभी अगर हम आपसे कहेंगे तो हो सकता है आप उस चीज़ को उतना एक्सपीरियंस ना कर पाए। अब आपके जो पेरेंट्स से गार्जियंस जो वर्किंग हैं, जो वर्किंग है उनकी शॉपिंग और अपनी शॉपिंग में मैच कीजिएगा। क्यों? आपका ऑक्यूपेशन अभी स्टूडेंट है, ठीक,
जो आपके गार्जियंस हैं वो उनका ऑक्यूपेशन आपका एज ए गार्जियंस के तौर पर है, या ये मान के चलिए कि गार्जियंस हैं वो आपको नर्चर कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो कुछ ना कुछ जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, तो उनकी शॉपिंग अलग होगी बिल्कुल आपकी शॉपिंग से। ये एक चीज आप गौर करके देखिएगा। तो ये किस तरह से आपका जो सोशल स्टेटस है या आपका सोसाइटी है किस तरह से डिवाइड होती है, ये मतलब कि कल्चर को हम किस तरह से कितने सब कल्चर में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप का मतलब होता है कि आप किसी ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहते हैं या किसी ऐसे ऑफिस में है जहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, वो भी आपके परचेजिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे आपके स्कूल, मान लीजिए आप जो कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपका 10 लोगों का एक फ्रेंड का ग्रुप है, ठीक। अगर आप कभी पार्टी के लिए जाते हैं तो कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं, मान लीजिए कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो सबके पास मान लीजिए 100-100 रुपया एक्सपेंड किया, और फिर उससे जो शॉपिंग होती है वो कैसे होती है, उसमें से क्या होता है, एक फ्रेंड कहेगा कि अरे यार तुम ऐसा करो कि ये ले लो ये ले लो ये ले लो, दूसरा कहेगा नहीं यार ये नहीं ये ले लो ये ले लो, ऐसा। मतलब कि सबकी परचेजिंग अलग अलग हो सकती है। तो ये क्या है, आपके माइंड को चेंज करता है, आपके माइंड को चेंज करता है कि आप किससे कितना इन्फ्लुएंस है। आप अपनी फैमिली से इन्फ्लुएंस होते हैं, जो आपकी फैमिली होती है उससे भी आपका परचेजिंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। जैसे आप मान लीजिए एक हम न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, ठीक। तो जब आपके जो गार्जियंस होते हैं, मान लीजिए जो मेल कैंडिडेट है उस घर का जो हेड है, वो जब परचेजिंग करने जाता है तो वो इस बात का ध्यान रखता है कि उसके जो जो भी वो प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करने जा रहा है, जो उसके मेंबर्स फैमिली मेंबर्स हैं उनको कोई आपत्ति ना हो। क्या करेगा, वो अपने जो उसके बच्चे हैं, उसके डॉटर सन, उनसे भी पूछेगा, उसकी वाइफ है उससे भी पूछेगा, अगर उसके मदर फादर हैं तो उनसे भी पूछेगा कि मैं ये लेने जा रहा हूँ, फ्रिज ले रहा हूँ, कूलर ले रहा हूँ, क्या कितने तक का लेना है। मतलब कि वो क्या करते हैं, आपस में एडवाइस लेते हैं फैमिली में कि हमें ये लेना है। तो फिर जैसे बच्चे ने कहा कि नहीं पापा एलजी का फ्रिज लेना है, डॉटर ने कहा कि नहीं पापा हमें वर्लपूल का फ्रिज लेना है, वाइफ ने कहा अरे नहीं मैंने तो वोल्टास का देखा था उसका एडवर्टाइजमेंट अच्छा आता है। तो फिर ये क्या है, आपकी जो परचेजिंग डिसीजन होती है वो आपकी चेंज हो जाती है, वो उससे इन्फ्लुएंस हो सकती है। तो हो सकता है आप उनकी बात मान लें और हो सकता है आप उनकी बात ना मानें, इट्स डिपेंड ऑन यू, बट यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय योर फैमिली मेंबर्स, ठीक। इसके बाद है मार्केटिंग एक्टिविटीज। मार्केटिंग एक्टिविटीज वो होती हैं जो मार्केटर्स करते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, प्राइस का घटना या बढ़ना, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, ये आपके जो परचेजिंग डिसीजन है उसको इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक। जैसे आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट नया आया, तो अभी हम इसके बारे में जो इंटरनल फैक्टर्स हैं देखेंगे कि इंटरनल फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं ये मार्केटिंग एक्टिविटीज को। तो ये हमारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि कैसे आपके परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक। अब सारे लोग अपना नाम चैट बॉक्स में लिख दीजिए अटेंडेंस के लिए, अर्पिता अर्पिता अमित सचिन, और इसके अलावा और कौन है, हिमांशी, आप भी अपना नाम लिख दीजिए बेटा, मंतसा, प्रियांशी, शिवानी, सब लोग अपना नाम लिख दीजिए प्लीज। मंतसा आपने नाम लिखा? ठीक, ओके हो गया, ओके थैंक यू। और कोई तो नहीं रह गया, चलिए। तो अब अगर थैंक यू सर। जो यहाँ तक पढ़ाया, अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है।